सर्वांगणे मंगलम कुंधारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, धन्यवाद। आज फिर एक आउटपुट सेशन है। इस आउटपुट सेशन में हमने टीएलएम और पीटीएम जो दो इनपुट सेशन थे, टीएलएम के हमने दो इनपुट सेशन किए और एक पीटीएम का इनपुट सेशन। तो इन तीनों का आउटपुट आप लोगों ने इसमें क्या अनुभव किया, कैसे काम किया, क्या सीखा, और यदि कोई परेशानी आई है, इस आउटपुट का एक उद्देश्य है कि आप लोगों ने जो किया, यदि कहीं आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या उसमें मैं कुछ सलाह दे सकती हूँ, हम आपस में एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, तो हम उसको सुधार सकते हैं। इसका ये उद्देश्य है। तो आज के हमारे वो तीन पीटीएम और टीएलएम ये जो सेशन थे, उसके जो हमने कार्य किए, जो भी सीखा, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। प्लीज अनीता जी, आप स्लाइड शेयर करेंगे? मैंने कोशिश की है कि मेरे क्वेश्चन में जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए थे सारे आ जाए। पीटीएम के मोस्टली हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, इसलिए पीटीएम के कम है, लेकिन टीएलएम के मैंने ज्यादा लिए हैं इसमें, और कोशिश की है सारे पॉइंट एक बार डिस्कस हो जाए। यदि इसके सिवा भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट उसका नेक्स्ट करिए प्लीज। हाँ जी, इसको थोड़ा जूम इन कर सकते हैं? अनिता जी, आप यदि अपना फोन लैंडस्केप कर लेंगे तो आई थिंक इजी हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे, इस तरह से रखिए। जी प्रियंका जी, आप मुझे पहले दिखाई दे रही है। क्या आप पहले क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगी? प्रियंका पटेरिया जी, पहला क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं? टीएलएम क्या है, इस कंसेप्ट को आप बताएंगे? से हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं अपनी बात को। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रियंका जी, आ रही है। टीएलएम में हम अपनी बात को बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? जैसे अगर हम कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो अगर हम टीएलएम के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ सकता है। बेसिकली क्वेश्चन यही है कि टीएलएम क्या है? टीएलएम फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं? प्लीज कोई और समझा सकता है? जी मैम, मैं बताऊं? जी दीप्ति जी। टीचिंग मटेरियल को मतलब जो हमें स्वयं के लिए समझने के लिए, कि हम उसको समझ सकें, और बच्चों के लिए उससे समझाने के लिए, जैसे कि उसमें मटेरियल बहुत सारा आइटम आ जाता है, रेक्टेंगल वगैरह, काउंटिंग भी, स्टोन भी, ये सब, इन सब चीजों से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि किस तरीके से काउंटिंग कैसे करते हैं, पजल गेम के माध्यम से कैसे करते हैं, इस टाइप से मैम बच्चे जल्दी समझ सकते हैं उसको।
मतलब कई तरीके से समझाएंगे मटेरियल के थ्रू तो बच्चे जल्दी समझेंगे उस चीज को। जी ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मैंने आपको शायद बताया था, हमारा जो जिसको बोलते हैं समझने की हमारी जो शक्ति होती है, कुछ भी बाहर से ग्रहण करने की जो शक्ति होती है, वो 5 इंद्रियों के द्वारा होती है ना। हमारी 5 इंद्रियां हम सब जानते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, ठीक है, स्वाद। तो ये जो इंद्रियां हैं हमको बाहर जो भी है आसपास उसको ग्रहण करने में मदद करती है। तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो भी यही काम करते हैं, वो एक से ज्यादा इंद्रियों को बच्चों की अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए बच्चों के दिमाग में हम जो भी सिखाते हैं उसकी छवि लंबे समय तक रहती है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो मटेरियल है जो सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, और जितनी ज्यादा इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होगी, जितनी ज्यादा इंद्रियां उनकी काम में लगेगी, उतना ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए हम लोगों ने किया था, हमने पहले सुनने की प्रक्रिया से शुरू किया था, सुनने वाले सारे टीएलएम देखे थे। उसके बाद देखने वाले टीएलएम, उसके बाद देखने सुनने दोनों वाले टीएलएम, उसके बाद करने वाले प्रैक्टिकल। इस तरह से जो मेरा पूरा टीएलएम का था वो इसी तरह से पूरा बना हुआ था, याद आए तो। सही हूं मैं? एम आई राइट? प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग करते रहिए और उसमें लिखते रहिए। जी प्रवीण जी, शैली जी, यस, जी अनुराधा जी। तो अभी आप लोगों को यदि नेक्स्ट टाइम कोई पूछता है टीएलएम क्या है, तो मुझे उम्मीद है आप उनको आसानी से समझा पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एडगर डेल का मैंने कौन बताया था आपको, ठीक है, ये कौन ऑफ एक्सपीरियंस है। ये इसी बेस पे है कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उस पे मैंने बताया था कि यदि रीड किया है तो कितना, और आगे उस पूरे कौन को कंप्लीट किया था। अभी मुझे ये कौन कौन डिटेल में समझा पाएगा, मैंने बेसिक तो आपको अभी दे दिया है, उसी बेस पे ये पूरा कौन है। एडगर डेल कौन ऑफ एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है? मैं बताऊं मैडम? हाँ जी, इस ट्रायंगल में जैसे लिखा है कि रीडिंग, तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, तो वो हमें 10% ही याद रहती है, 10% ही याद रहती है। कोई चीज सुनते हैं तो हमें 20% याद रह जाता है। और व्यू इमेज और वॉच वीडियो, जब हम कोई चित्र या कोई मूवमेंट देखते हैं तो वो हमें काफी समय तक और काफी अच्छे से याद रहता है। जैसे कि कोई मूवी है, कुछ कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कुछ हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई थी तो वो हमें याद रहते हैं। फिर लिखा है एट लैंड साइट और वॉच डेमोन्स्ट्रेशन। हम कुछ जैसे कि कुछ एक्टिविटीज वगैरह है वो हम देखते हैं। व्हाट सी दे एंड हियर, जो हम देखते और सुनते हैं दोनों एक साथ होता है, तो फिर वो भी हमें काफी समय तक याद रहता है, 50% याद रह जाता है। और है हैंड ऑन वर्कशॉप, वर्कशॉप्स जी। तो और डिजाइन कोलैबोरेशन और कोलैबोरेटिव लेसन्स, जी जी। तो ये इसमें हमें 70% तक याद रहता है। और लास्ट में जैसे कोई चीज हम बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो हम दोबारा से जब भी हम बनाएंगे उस हमें काफी कम समय में हम वो चीज बना सकते हैं, हमें वो चीज अच्छे से याद रहती है। कुछ कमियां रहती तो वो भी हमें पता चल जाती है कि क्या चीज थी। जैसे जैसे कोई प्रैक्टिकल है, कुछ ड्राइंग है जो जो हम बनाते हैं, तो उसमें भी हम चीजों को याद रख सकते हैं, और वो काफी समय तक और रियल रहती हैं वो। तो यही है, और वो 90% तक याद रहती हैं क्योंकि वो हम प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं ना हर चीज। जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। बिल्कुल यही है एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनुभव करते हैं, उससे सीखते हैं। ये सबकी प्रकृति होती है कि किस तरह से सीखते हैं, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ और किया हुआ। हम इसको हिंदी में इस तरह से 4 तरह से उसको बता सकते हैं। तो उसके कितने परसेंटेज रहते हैं कि वो याद रहने की संभावनाएं जो है ये बता रहा है।
ठीक है, बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ने से संबंधित कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग आप कक्षा में करते हैं और कर सकते हैं? करते हैं जो आप करते हैं हमेशा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस भी की, आपको पता भी होगा कि हो सकता है, लेकिन हम किसी वजह से कर नहीं पाते हैं। तो आज उसकी चर्चा इसीलिए करना है ताकि आप उसको जब स्कूल खुलती है, बच्चे आते हैं, तो उसका उपयोग कर सकें। शैली जी, आप मुझे उत्तर देंगी? जय जिनेन्द्र मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। वैसे तो मैम मैंने 3 मीटिंग नहीं ली है, बाकी मुझे जो नॉलेज है इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे जनरली हम लोग बुक्स के माध्यम से पढ़ाते हैं और कुछ वीडियोस के माध्यम से, बाकी हम TLM का यूज भी कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी हम कुछ भी चीज की साउंड निकाल के उनको समझा सकते हैं। और एक चीज हम कर सकते हैं, यदि हम बच्चों को जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसकी पिक्चर दिखाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में यदि हम उसको रियल एग्जांपल, जैसे यदि हमें एप्पल के बारे में बताना है तो हम साथ में एप्पल लेके जाएं तो इसको हम और भी प्रभावी तरीके से पढ़ा सकते हैं। थैंक यू मैम। जी बहुत बढ़िया। पढ़ने के इसमें मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाहूंगी। इसके अलावा होता है लाइब्रेरी की बुक्स। लाइब्रेरी का उपयोग आप किस तरीके से करेंगे? शैली जी आप मुझे बताएंगे। लाइब्रेरी सिर्फ ये नहीं है कि जो 4th 5th 6th या बड़े बच्चे हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। लाइब्रेरी का उपयोग हम बहुत छोटे 1st स्टैंडर्ड के बच्चों से भी करवा सकते हैं। तो आप उसको कैसे प्लान करेंगे? जैसे 1st स्टैंडर्ड का बच्चा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा टॉपिक ले लें जो छोटा हो, उनको उसके बारे में 1-2 लाइन ऐसी बता दें जिससे बच्चों को कनेक्शन हो जाए कि हाँ हमें इसके बारे में पढ़ना है। और फिर हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लाइब्रेरी में जाके इस बुक को लेके पढ़ सकते हो, या फिर हम रूटीन में स्टार्टिंग में खुद ही उनको सुनाए उस बारे में और फिर उनको वो आदत डल जाए जिससे वो स्वयं पढ़ने लगे। वेरी गुड। मैं एक तरीका बताऊंगी। मैं जनरली केजी के स्टूडेंट के साथ ये जरूर करती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चों को यदि पोयम सिखा दें तो वो बोल लेते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो याद कर लेते हैं और बोलते हैं। नर्सरी के बच्चे भी पोयम पूरी अच्छी तरह से बोलते हैं, राइट? आप सबने भी सिखाई होगी बच्चों को पोयम, वो पूरी पोयम एज इट इज, जैसा आपने हर शब्द बोला है वो बोल सकते हैं। सही है? प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते रहिए। बच्चे बोलते हैं एज इट इज? यस शैली जी। अनुराधा जी यस बोल रही है। प्लीज आप सब लोग इन्वॉल्व रहिए। यस। तो क्या करना चाहिए हमको? जो पोयम है उसको, उस किताब को बच्चे के सामने रखिए और उस बच्चे की उंगली उस पर रखवाइए और उसको बोलिए जो आप बोल रहे हैं वो सही है, अभी उसको अपने नजर के सामने रखिए। उसको पोयम पहले से दिमाग में है, उसको याद है, उसको बोलना आता है, उसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जब वही बच्चा जो बोल रहा है वो सामने लिखा हुआ आएगा तो वो उसको रिलेट करेगा, वो उसको उसका संबंध बना लेगा कि ये मैंने यदि बोला है जॉनी जॉनी यस पापा, तो वो JONHY उसको पढ़ना सीख जाएगा, उसको पूरा जॉनी बोलना है ये बच्चा सीख जाएगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग पहले स्पेलिंग लिखते हैं फिर बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बच्चे रीडिंग इसलिए थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। लेकिन यदि हम सीनियर केजी जूनियर केजी 1st स्टैंडर्ड ये काम यदि करें, ये पोयम सबसे अच्छा तरीका है, बच्चे इजीली याद रखते हैं क्योंकि रायम होती है, रिदम में होती है, ताल होती है उसमें, तो बच्चे याद रख लेते हैं। जब उसके ऊपर फिंगर रख के पढ़ेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप प्लीज जरूर अपनाइएगा। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, जब क्लास में हम लेसन पढ़ाते हैं तो हम रीडिंग करते हैं, तब बच्चों को हम जरूर बोलते हैं, आई डोंट नो आप जरूर बोलते होंगे कि जहां मैं पढ़ रही हूँ, टीचर जहां पढ़ रही है वहां पे किताब में आपकी उंगली होना चाहिए और आप उसके साथ साथ अपनी नजर उस पर रखिए, जो मतलब सुनिए और देखिए, 2 काम एक साथ होने चाहिए, तो बच्चों को रीडिंग इजीली आएगा। सही है? तो इसको जरूर आप करिएगा। जिस बच्चे को रीड करना नहीं आता उसको पहले आंसर लर्न करवा दीजिए। कोशिश ये करिए बच्चों को पहले ओरली
मुंह जबानी मौखिक तरीके से उसको आंसर लर्न करवाइए, उसके बाद उसको लिखा हुआ आंसर सामने रख के फिर उंगली घुमा के पढ़ने को बोलिए। उसके बाद आप देखिएगा कि बच्चों की याददाश्त में पढ़ने में कितना अंतर आता है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब बच्चा एक बार इस टेक्निक को सीख जाएगा तो उसके लिए लॉन्ग लाइफ हमेशा उसके लिए ये इजी रहेगा याद करना। मैं बड़े बच्चों को भी बताती हूँ, जैसे पॉइंट लिखे होते हैं उनको एक बार पहले याद कर लीजिए और फिर लिख डालिए, और जब फिर से रिवाइज करना है तो सिर्फ लिखा हुआ देखिए। तो दोनों चीजें जब आपस में एक दूसरे से मेल खाती है तो याद रहती है। ठीक है, तो ये एक तरीका जरूर अपनाइएगा। उसके अलावा है स्टोरी बुक्स। अच्छा, लाइब्रेरी बुक्स के लिए एक चीज और बताऊंगी। लाइब्रेरी के अंदर आपके पास पिक्चर बुक से लेके बड़े ग्रंथ तक सब, मतलब हर तरह की किताब होनी चाहिए। नर्सरी के बच्चों के हाथ में यदि आप पिक्चर बुक दे देते हैं तो वो चित्र को पहचान कर उसके नीचे जो लिखे होते हैं नाम, उसके ऊपर उंगली रख के उस नाम को बोलेंगे, तो उतने स्पेलिंग उनके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रह जाते हैं। हम बच्चों को एप्पल बॉल ये सिखाते हैं, ये स्पेलिंग बच्चे इजीली पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसके नीचे वो स्पेलिंग पढ़ा हुआ है। जब भी उन्होंने एप्पल का पिक्चर देखा है उन्होंने पढ़ा हुआ है, जितने स्पेलिंग उन्होंने देखे होंगे वो पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम जितने ज्यादा से ज्यादा इस तरह से पिक्चर बुक उनको दिखा सके, कोशिश ये करिए कि बच्चों को हमेशा नई नई पिक्चर बुक आए। मतलब जैसे एक ग्रुप बना दिया, उसने यदि एक ग्रुप बुक आज देखी है तो उस बुक का टर्न उस ग्रुप के लिए शायद एक आध हफ्ते 10 दिन बाद यदि आता है, हर रोज अलग अलग किताबें, तो बच्चे बहुत सारे नए शब्द सीखेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वो किताब फिर से हाथ में आनी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, बच्चे उसको फिर से पढ़ ले। तो ये एक लाइब्रेरी बुक्स को यूज करने का तरीका, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वो बच्चे थोड़ा बहुत रीडिंग शुरू कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उसके बाद उनको छोटी छोटी सी स्टोरी बुक्स और छोटी छोटी पोयम की बुक्स यदि दी जाए तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से रीडिंग बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, कोर्स की किताब के अलावा जो बुक्स होती है। उसके बाद है न्यूज़पेपर। शैली जी, आप बता सकते हैं न्यूज़पेपर आप कैसे यूज करेंगे? मैम जैसे आपने बताया था कि उसमें से पजल्स वगैरह भी बता सकते हैं, जैसे कि आपको किसी टॉपिक के बारे में बताना है, बच्चों को पहले से समझा दिया, तो उससे रिलेटेड आप उनसे बोलो कि पेपर से ये चीज सर्च करके लाओ, या फिर ये वर्ड, इसमें जो वर्ड आ रहा है आपको उसके बारे में जानकारी लेके आना है। जैसे कि मुझे पढ़ाना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और पेपर में ऑस्ट्रेलिया वर्ड आया तो मैं उनसे सीधा बोल दूं कि आपको इसमें जो भी वर्ड आए हैं इससे कनेक्टेड, या फिर आपको इसका कैपिटल या फिर इसके जो लीडर है उसके बारे में जानकारी लेके आना है। तो ऐसे बच्चे सीखेंगे भी, और उनका जो सीखने का एक वो होता है कि हाँ मुझे करना है, वो उनमें और ज्यादा आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा शैली जी, वेरी नाइस। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ट बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? शैली जी, आपके साथ कौन है? अनामिका जी, अनामिका जी आप बता सकते हैं? एक मिनट, चार्ट बनाते समय आपकी बात जी अनामिका जी। आपको पता है चार्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? ठीक है, कोई और उत्तर देगा मुझे? मैं बताऊं? मैं हाँ जी। किसी भी चार्ट को बनाने से पहले जो हम शीट का यूज करेंगे वो प्रॉपर वाइट कलर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर अलग कलर की होगी तो बच्चे आसानी से देख नहीं पाएंगे। और उसमें जो भी हम कलर यूज करेंगे डार्क कलर की यूज करेंगे, जैसे कि ब्लू कलर, ऐसे कलर यूज करेंगे जो दूर से आसानी से बच्चों को दिखाई दें। जी जी। और मैम मुझे इतना ही पता है। बहुत अच्छा मैम अनुराधा जी। प्राइमरी प्राथमिक कलर उसमें, मतलब प्राथमिक कलर से ड्रॉ करेंगे तो बच्चों को ज्यादा अटैचमेंट होगा उनसे। जी
बिल्कुल सही है। उसके अलावा चार्ट का जो कलर आपने बताया, जैसे उसके ऊपर जो कलर यूज करना है, उसके बाद उस पे जो लिखावट है, हमारा जो मेन टॉपिक है, हेडिंग है, वो बहुत बड़े अक्षर से होना चाहिए ताकि वो दूर से दिखाई दे। उसके अलावा चार्ट के अंदर जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना है, जितने कम शब्दों में हम दे सकते हैं उसको, जितने कम शब्दों का उपयोग कर सके चार्ट में और समझा सके, हमें वो करना है। क्योंकि जब चार्ट बहुत ज्यादा भर जाएगा तो बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे। चार्ट में उसके साथ यदि हम चित्रों का उपयोग कर सकें तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, बच्चे उसको देख के ज्यादा समझेंगे। ठीक है। और चार्ट में यदि हम उसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर दें, कुछ उसमें डिफरेंट कलर्स, कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज करें। मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर टर्म बताया था आपको, याद है? किसी को याद है कॉन्ट्रास्ट कलर थीम मैंने सिखाया था? यस मैम। मैं फिर से बताती हूँ। कॉन्ट्रास्ट कलर थीम मैंने बताया था, प्राइमरी कलर होते हैं, 3 होते हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। ठीक है। इस तीनों को, यस, आप सबको याद है, उन तीनों को मिला के जो सेकेंडरी कलर बनते हैं हमारे, तो जो कलर व्हील में अपोजिट साइड आता है वो कॉन्ट्रास्ट कलर होता है। जैसे रेड के अपोजिट ग्रीन आएगा, क्योंकि येलो और ब्लू मिलके ग्रीन बनता है, तो वो रेड का अपोजिट कलर हुआ। तो ये कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम है। तो हम जितना कोशिश करें कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम यदि हम यूज करते हैं अपने चार्ट में, तो चार्ट ज्यादा आकर्षक बनते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम हमेशा, मैंने बहुत सारे पिक्चर भी शेयर किए थे, जो अपोजिट कलर वाले बच्चों के कपड़े भी हम लोग हमेशा ऐसा होता है कॉन्ट्रास्ट कलर में लेते हैं। हम लोगों के मैचिंग होते हैं लेकिन बच्चों के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, ऑलवेज वो आई कैचिंग होते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम आई कैची होती है, तो वो यूज करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ फ्लावर्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ बॉर्डर बना के, और इस तरह से उसको, ताकि हम जो एरिया दिखाना चाहते हैं वो सामने उठ के दिखे। ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा में लगे क्रिएटिव चार्ट किस प्रकार से सहायक होते हैं? पहले तो मुझे क्रिएटिव चार्ट में कौन कौन से चार्ट आएंगे ये बताइए आप, उसके बाद वो कैसे यूजफुल हम डिस्कस करेंगे। रूपाली जी। यस मैम। आप बता सकते हैं? क्रिएटिव चार्ट में ऐसा कह सकते हैं कि जो थोड़े से अट्रैक्टिव हो, इस तरीके की चार्ट कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके के चार्ट बताए थे, आप में से काफी लोगों ने उसमें से बनाए भी थे, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। कोई एक चार्ट का नाम बताइए। फ्लैप चार्ट बनाए थे हमने, फ्लो चार्ट बनाए थे हमने, ड्यूटी चार्ट। ड्यूटी चार्ट बनाए थे, पॉकेट चार्ट बनाए थे। हाँ, ड्यूटी चार्ट बनाए थे जी। अभी ये चार्ट किस एक तरह से प्रॉमिस वाला बच्चों को चार्ट helpful होते हैं? एक रूल्स चार्ट भी बनाया था मैं। क्या बोला, मैं समझ नहीं पाई। मैम आपने बोला क्या है अभी? मैंने सुन नहीं पाया है। क्वेश्चन मेरा है कि कक्षा में लगे क्रिएटिव चार्ट किस प्रकार से सहायक होते हैं? जो क्रिएटिव चार्ट होते हैं उनकी तरफ एक तो हमारा ध्यान जाता है, यदि वो हम रखेंगे। तो जैसे ड्यूटी चार्ट बनाया था, तो यदि हमारा जो रूल्स होता है तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब वो उस चार्ट को देखकर थोड़ी सी प्रभावी हो जाते हैं। और इसके अंदर हम यदि कुछ और चीज के लिए वो चार्ट बनाते हैं तो वो उनके पढ़ाई में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप बहुत सही बोल रहे हैं। और कुछ फ्लोर चार्ट थे,
कुछ डेकोरेटिव डिफरेंट शेप के चार्ट थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ट्री शेप में थे, बलून शेप में थे। जैसे कि बच्चों को मंथ नेम, संडे मंडे मतलब इस तरीके से कुछ सिखाना है, तो उनके लिए यदि हम कुछ कलरफुल कर दे, जैसे कि सन बना सकते हैं, उनके साथ अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे वो जो चीज है उसको उस रिलेटिव चीज से मैच करना, तो वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगने लगती है। जैसे कि हम संडे मंडे सिखा रहे हैं, तो यदि उसको सन के साथ ऐड करेंगे तो वो अच्छी लगेगी। इस तरीके के चार्ट जी, बहुत बच्चे मतलब सीखते हैं उससे। जी। अब ये बच्चों को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? उसमें यदि जो कलर का यूज किया गया हो, जो शेप का यूज किया गया हो, वो अच्छा होगा, तो बच्चों का उसकी तरफ ध्यान जाएगा। जी। और यदि पॉकेट चार्ट है, तो आप जब बच्चों से उसमें एक्टिविटी करवाएंगे, मैंने पॉकेट चार्ट और फ्लैप चार्ट बताए थे कि हम फ्लैप को ऊपर नीचे करके उसमें कुछ पोर्शन छुपा सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं, जिसमें नंबर, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर वाले थे, मैथ्स के थे, कुछ स्पेलिंग्स और पिक्चर वाले थे। तो वो फ्लैप हटा के, तो बच्चे इस तरह जब उसको हाथ लगा के यूज करते हैं, तो सिर्फ रीडिंग नहीं, अपना सेंसेशन टच भी आता है, तो वो भी उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इस तरह से ये चार्ट हेल्प करते हैं। यस मैम। पॉकेट चार्ट के अंदर हमने बहुत सारी स्क्रिप्ट बनाई थी, हमने एडिशन वाले बनाए थे, हमने बताया था नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन जैसे अलग अलग रखा है, या पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग रखे, और उसमें हर एक उस पे लिखा हुआ है कुछ, और बच्चे उसको जो भी रिलेटेड पॉकेट है उसके अंदर यदि उसको डालते हैं, तो ये इस तरह से एक डूइंग चार्ट हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह से जो क्रिएटिव चार्ट है वो हेल्प करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D चार्ट आप कौन से विषय के लिए और कैसे बनाएंगे? ये मुझे कौन आंसर देगा? आकृति जी, आप बताएंगी? जी मैम। 3D चार्ट, पहले 3D तो का क्या जो मतलब है बताएंगे? वर्किंग चार्ट करते हैं। 3D चार्ट, 3D का मतलब क्या होता है, पहले मुझे बताइए। नहीं आ रहा मैम। 3D मतलब थर्ड डायमेंशन। एक होता है लंबाई, दूसरा चौड़ाई, और जब उसमें गहराई आती है तो वो थर्ड डायमेंशन होता है, जिसको हम मॉडल जैसा बनाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था एक सोलार सिस्टम वाला, जिसमें बॉल को हाफ कट करके और सन और सारे प्लैनेट्स बनाए थे। दैट इज, जब उसमें डेप्थ आ जाती है, जब वो कुछ उभर के आता है, तो वो 3D हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं 3D चार्ट। ध्यान आ गया। हाँ जी। अभी वो कौन कौन से विषय के लिए आप रखेंगे? परसेंटेज निकालना है, यहाँ ज्यादातर तो मैथ का उपयोग करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें प्रतिशत वगैरह निकालने के लिए, और वो मैथ में ज्यादा उपयोग कर सकते हैं इसमें। मैथ्स में कर सकते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया था वो एसएस या साइंस दोनों में होगा। यदि बच्चे ईवीएस है, प्लैनेट्स के बारे में बच्चे साइंस में भी पढ़ते हैं, एसएस में भी पढ़ते हैं, या ईवीएस जो भी आप बोले, एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, और मैथ्स में किस तरीके से? कि शेप दिखा के कि किसमें कौन सा परसेंटेज आएगा, कहाँ क्या आएगा। जैसे ट्राइंगल का अलग, स्क्वायर का अलग, रेक्टेंगल का अलग, इस तरीके से। ठीक है, एक्चुअली उसके अंदर हम स्क्वायर, रेक्टेंगल तो बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल हम बताते हैं। सर्कल सिर्फ 2D होता है, लेकिन जब वो स्फीयर बनता है तब वो 3D होता है। स्क्वायर जो है वो 2D होता है, लेकिन जब उसका क्यूब बनता है तो डेप्थ मिलती है तो क्यूब बन जाता है, वो 3D होता है।
ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है वो 2D है, लेकिन जब उसको डेप्थ मिलेगी तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस भी बच्चे इजीली समझ सकते हैं 3D चार्ट के माध्यम से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नक्शा सिखाने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं? कौन बताएगा मुझे? दीप्ति जी, आप मदद करेंगी? जी, हम नक्शा सिखाने के लिए हम बच्चों को ग्लोब के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर व्हाइट बोर्ड में नक्शा बना करके उनको वो दिशाओं के बारे में मतलब ज्ञान दे सकते हैं। जी मैम और तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मैं कुछ याद दिलवाऊं। मैंने बताया था एक जिक्सॉ पजल की तरह यदि नक्शा कट किया हो, नक्शे को जिक्सॉ पजल की तरह सारे स्टेट्स अलग कट कर दीजिए या उसको अलग शेप में कर दीजिए और फिर उनको जोड़ने को दीजिए, क्योंकि वो जी। जब एक खेल बन जाएगा तब वो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा। और उनको पता होगा यदि भारत का नक्शा है तो उनको पता है, कश्मीर हाथ में आता है तो उनको पता है कि हमको ऊपर लगाना है, और केरला आता है तो उनको पता है नीचे लगाना है, गुजरात है तो उनको पता है कि हमको पश्चिम में लगाना है, और आसाम है तो उनको पता है कि पूर्व में लगाना है। तो ये चीजें बच्चों को इजीली याद रहेगी, उनको पता भी चलेगा कि कौन सा स्टेट किस जगह पर आता है। मध्य प्रदेश तो उनको बीच में रखना है। तो ये जिक्सॉ पजल एक बहुत अच्छा तरीका है नक्शा सिखाने के लिए। उसके अलावा मैंने बताया था नक्शा याद रखने के लिए, मैंने कहा था दीवार के ऊपर बड़ा सा नक्शा यदि बनाया जाए या नक्शे का चित्र जो हमेशा नजरों के सामने रहे, ऐसा यदि स्कूल की कोई बड़ी सी दीवार है उसमें बड़ा सा नक्शा पेंट भी करवा दिया जाए ऑयल पेंट से, तो भी वो बच्चों को बहुत आसानी से याद रहेगा, क्योंकि वो हर बार वो बच्चे उसको देखेंगे, हमेशा उसमें कुछ नई चीज खोजेंगे। तो नक्शे का दीवारों पर होना, और उसके मैंने बहुत सारे बताए थे घर के अंदर और घर के इवन इंटीरियर के अंदर भी नक्शे बहुत लोग लगाते हैं। बच्चों का जो टेबल होता है स्टडी टेबल, उसकी जो सामने सॉफ्ट बोर्ड होता है या उसके पास जो दीवार होती है टेबल के सामने, वहां पर भी नक्शे को लगाया जा सकता है, तो वो बच्चों के लिए इजी होगा और याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के सुनने की शक्ति का उपयोग शिक्षा में करने के लिए आप किन किन साधनों का उपयोग कर सकते हैं और किन विषयों को सिखा सकते हैं? मुझे कौन देगा इसका जवाब? ज्योति जी, आप बताएंगी? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बच्चों को सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए हम और कर सकते हैं, जैसे बच्चों एनिमल्स के साउंड कैच करने के लिए, कोई पोस्ट सिखाने के लिए या कहानी, और जो से प्रोजेक्टर के माध्यम से हम सुनने की शक्ति बोलेंगे या आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, प्लीज रिपीट करेंगे? सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए हम साउंड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से बच्चों के जैसे एनिमल्स के साउंड निकालना, या कहाँ कविता या पोयम सुनाना, या हम बोल के उनको सुना के उनको सिखा सकते हैं। जी, ऑडियो कैसेट्स हम यूज कर सकते हैं। आजकल मोबाइल है, पहले टेप चलते थे। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस वक्त टेप रिकॉर्डर का जमाना था, टीवी भी नहीं आए थे तब तक। हम लोग टेप रिकॉर्डर से सुनाते थे बच्चों को, उसके बाद टीवी इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद लैपटॉप और कंप्यूटर धीरे धीरे स्कूल में आने लगे। तो टैब हम मोबाइल के अंदर जो है हम बच्चों को सुना सकते हैं। और एक चीज ये करनी चाहिए बच्चों को, जब हम सुनाते हैं बच्चों को बोलिए आंखें बंद करिए और कुछ चला के और फिर बच्चों को खुद रिकॉग्नाइज करने दीजिए, खुद पहचानने दीजिए
कि किसकी आवाज है, ये कौन सी कविता है, या किसकी आवाज, जो भी बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड या जो उनको समझ में आ सकता है, उनका जो भी लेवल है, वो फर्स्ट के हैं, फिफ्थ के हैं, सेवंथ के हैं। यदि बच्चे बड़े हैं, जैसे आप केबीसी बच्चे देखते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ गाना सुन के, या किसी महान व्यक्ति होती है उसकी आवाज होती है, या किसी लीडर की, या किसी एक्टर का उनका कोई डायलॉग होता है या कुछ होता है, तो उसको सुनकर वो उस व्यक्ति को पहचानते हैं, वो किस बारे में बात कर रहा है उसको सुनकर पहचानते हैं कि ये कौन है, कि ये क्रिकेटर है या कोई एक्टर है या कोई नेता है। तो इस तरह से भी हम बड़े बच्चों के लिए हम अलग अलग कवि होते हैं, उनकी कुछ आवाजें होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद की स्पीच जो है, जो उन्होंने शिकागो में दी थी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं है, उनका ऑडियो लेकिन है। तो इस तरह की चीजें हम बच्चों को अलग अलग चीजें नहीं सुना के, जब वो डायरेक्ट हम उनको बताएं कि स्वामी जी ने क्या कहा था, उसकी जगह उनका जो ऑडियो है वो यदि बच्चे को सुनाते हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह की चीजें। उसके बाद मैंने बताया था कि ऑडियो बुक्स, यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। जैसे मैंने अपने बच्चों को शेयर किया था अग्निपंख, जो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, उसको गुलजार के आवाज में वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और मैंने बच्चों से वो शेयर की थी और बच्चों ने बहुत आनंद लेके सुनी थी। तो इस तरह की चीजें हम बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं सुनने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे साधन हैं। तो यदि बच्चा मोबाइल लेता है तो इस तरह से कुछ अच्छे काम में लेगा, वो उसको अच्छा यूज करेगा। तो ये भी हो सकता है। ऑडियो बुक्स जो है, बहुत सारी अलग अलग कहानियां, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हो गई, यदि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के, या मीराबाई के दोहे पढ़ा रहे हैं, तो मीराबाई के जो दोहे या मीराबाई के जो भजन है, पद है, वो बहुत सारे, इवन लता मंगेशकर और बहुत सारे गायिकाओं की आवाज में, तो वो हम बच्चों को डायरेक्टली सुना सकते हैं, उसकी लिंक भेज सकते हैं, वो उसको सुन सकते हैं। तो पढ़ाने से ज्यादा इफेक्टिव वो रहेगा। तो इस तरह से हम ऑडियो का यूज बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। मैम Next question. मैथ में टेबल सिखाने के लिए भी हम, मैम जी मैथ में टेबल सिखाने के लिए भी हम जी, बहुत सही यूज है, का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैथ्स के टेबल भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं उनको। जी थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों के द्वारा सीखने के लिए किन किन साधनों या तरीकों का उपयोग कर सकते हैं? मुझे कौन जवाब देगा? शैली एंड अनामिका जी, जी बोलिए। जब आपको ठीक लगे तो आप मुझे बुला सकते हैं। जी अरुण जी, अरुण जी आप हमारा ब्रह्मास्त्र है। जी शैली जी, आकृति जी आप जवाब दे रहे थे। हाँ मैम, जैसे आपने कहा चित्रों के माध्यम से हम कैसे सिखा सकते हैं, तो बच्चों को क्या रहता है कि वो जो चीज देखते हैं उस पर ज्यादा यकीन करते हैं। यदि आप उनसे बोलो कि जो पंछी हवा में उड़ रहा है उसका कलर रेड है, तो वो नहीं मानेंगे। जब आप उसको पिक्चर दिखा देंगे तो वो आसानी से मान सकते हैं। तो इसके लिए एक तो हम चित्र के रूप में या तो पेंटिंग का यूज कर सकते हैं, या मार्कर से पिक्चर बना के बता सकते हैं फ्लैश कार्ड का यूज करके, या फिर कोई रियल जो पक्षी है उसी को दिखा सकते हैं, या फिर आजकल 3D टाइप में भी बहुत सारे जो वर्ड होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज हमें मिल जाती है। और भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं, कार्ड शीट पे भी बना सकते हैं। और वीडियो से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर के साथ ऑडियो भी सुना सकते हैं। जी, इसके अलावा हम पिक्चर से सिखाना हो तो बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। और एक चीज मैंने देखी है, जनरली जब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को कोई पिक्चर करने के, तो बाजार में स्टेशनरी पे तैयार स्टिकर मिलते हैं, बच्चे वो लाते हैं, स्टिकर उखाड़ के चिपका देते हैं। तो एक वो चीज हम लोगों को उनको रोकना चाहिए। और मैं जो काम देती थी, मैंने नर्सरी और जूनियर केजी के बच्चों को दिया था। उनको मैंने एक टास्क दिया था कि वैकेशन के टाइम पे दिया था क्लास में, कि हर एक बच्चे को 2 या 3 लेटर्स दिए थे, आपको ABC, आपको DE, F, इस तरह से हर एक को अलग अलग
अभी उस एक लेटर से आपको न्यूज़पेपर में से जितने ज्यादा पिक्चर मिलते हैं उससे शुरू होने वाले। सपोज डी है तो उनको डॉल मिला, उनको डॉग मिला, उनको जो भी डी से तो वो सारे पिक्चर उनको कट करना है और उनको अपनी बुक में चिपकाना है। आप मानिए मतलब एक एक बच्चे ने, मतलब किसी ने भी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 8, 10 या 12 से कम चित्र चिपका के लाया हो, क्योंकि करना कुछ नहीं था। पेरेंट्स को यदि वो न्यूज़पेपर कट करता है तो पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पैसा। और बच्चा जब न्यूज़पेपर खोल के बैठता है, उसमें से ढूंढता है, तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखता है और बहुत सारी चीजें सीखता है। जब वो ढूंढ रहा है डी से, तो उसको यदि दूसरा कोई चित्र मिलता है तो वो ये सोचेगा कि ये तो ए से शुरू हो रहा है, मुझे इसका काम नहीं है। तो हमारा तो एम पूरा हो गया कि उस बच्चे को समझ में आ गया कि ए से कौन सा शुरू होता है, डी से कौन सा शुरू होता है। उसको चिपकाना भले डी है, लेकिन वो बाकी सारे भी सोचेगा जरूर कि मुझे किससे शुरू होगा, ये मेरे काम का है या नहीं है। तो इस तरह के टास्क आप पिक्चर को यूज करने के लिए इस तरह से अलग अलग टास्क दे सकते हैं। और ये सिर्फ जैसे ABCD के लिए नहीं, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, सपोज 3rd 4th स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड है, हम उनको वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन या सेव वाटर या ऐसा कुछ बता रहे हैं, या उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिखा रहे हैं, या तो उनको हम बता सकते हैं कि आप जितने पिक्चर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको मिलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट आपको ढूंढना है, आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, आपको वाटर ट्रांसपोर्ट, तो जितने पिक्चर आपको मिल जाते हैं, तो अलग अलग तरह के पिक्चर, कार है, स्कूटर है, वो सब कट करके, तो ऐसी चीजें जो उनको आसानी से मिल सकती है और जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं और बच्चे अपना काम कर सकते हैं। तो ये चीजें इस तरह से बहुत अलग तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं पिक्चर वाला। ठीक है, इसमें बच्चे खुद जब इन्वॉल्व होंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। Am I right? इसके अलावा हम जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्टर्स बड़े बड़े बनवा के प्रैक्टिस, पिक्चर का जो होता है, जब बच्चे देखते हैं उसके अलावा बनाते हैं, यदि हम उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड पिक्चर बनाने को दें, पोस्टर दें। 1st स्टैंडर्ड के यहाँ मेरे यहाँ बच्चे जब शब्द लिखते हैं गुजराती और हिंदी में, टीचर कोशिश ये करती है कि उसके साथ साथ वो उसका चित्र भी बनाए। शरबत लिखा तो शरबत का ग्लास बनवाते हैं, थर्मस लिखा तो थर्मस का बॉटल ऐसा लंबा स्क्वायर करके और ऐसे करके। तो थोड़े थोड़े कोशिश ये करिए, बच्चे अच्छा बुरा जैसे भी बनाते हैं, लेकिन यदि आप उनको शुरुआत से ये आदत डालेंगे पिक्चर की शब्दों के साथ में, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑडियो विजुअल दृश्य श्राव्य उपकरणों का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं और उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं? मुझे कौन बताएगा? मेरे क्वेश्चन ज्यादा और आंसर देने वाले लोग कम है आज। जो नहीं गेट, मेन गेट। एक्चुअल क्या है मैम कि अभी का सीजन ये चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के पेपर्स, किसी का PGDCA का है, किसी का BA का है, किसी का MA का है, तो अलग अलग। और इसके अलावा लोडेड हैं बच्चे। और अभी क्या है, एक और शादियां भी हैं, मामा के यहाँ भी बहुत सारे लोग गए होंगे। सही बात है। तो कहीं ना कहीं लोगों की इसलिए कम है। अगर कोई उत्तर ना दे रहा हो तो मैं प्रयास करूं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन मैम मुझे देना है? मैं थोड़ा सा स्लिप कर गया माइंड से। ऑडियो विजुअल दृश्य श्राव्य उपकरणों का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं और उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं? जनरली दृश्य श्रव्य के उपकरणों में हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल तरीके से चला आ रहा है वो कोई भी ऑडियो या वीडियो उससे निकाल लेते हैं यूट्यूब से, और उसको डायरेक्ट भी चला के और इनडायरेक्ट में भी चला के करते हैं। लेकिन दूसरा, इस सेशन में जो टीचर्स को सिखाया है कि इनका ऑडियो विजुअल तो है ही जो इंटरनेट पे होता है, लेकिन कई बार क्या होता है मैम कि पूरा वो लेसन पूरा नहीं देते हैं, कुछ पार्ट वो इसलिए काट देते हैं या अधूरा देते हैं कि आप उनका वो मटेरियल परचेज करें। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने इनको एक PPT बनाने का सिखाया है कि PPT बनाएं और उसमें ऑडियो और विजुअल मटेरियल, मतलब विजुअल तो वो है ही, ऑडिबल बनाने के लिए उसमें हम साउंड्स का उपयोग कर सकते हैं। किसी जानवर की आवाज अगर पता नहीं है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। काफी सारी एनिमेटेड वीडियोस के साथ साथ आजकल वो भी आने लगे हैं एप्स, जिनका उपयोग हम इसमें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगह की हम आवाजों को मर्ज करके
और एक जो जैसे ऑडियो विजुअल का जैसे मर्ज पूरा वीडियो बनता है ना कि एक यहाँ से क्या बोलते पैरोडी जी। टाइप का बना के, तो इस सेशन में अभी ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को 2 तरीके के वीडियो बनवाया है। एक तो जी। इनकी इच्छा से कि एक स्टोरी टेलिंग या कोई भी एक आप शेयर करें। दूसरा ये कि स्कूल के डेवलपमेंट में जो आपको वो दिखाया था की फीचर्स वाला लेटर जी। पंपलेट, उसी में से एक-एक पॉइंट इनको सिलेक्ट कराया कि आप एक-एक उसको लेके बनाइए। इसका इनडायरेक्ट वे में एजेंडा ये था कि जब ये बोलना, स्क्रिप्ट लिखना और फोटो को और या अन्य चीजों को उसके साथ ऐड करना सीखेंगे, तो इन फ्यूचर कोई भी मटेरियल अगर इंटरनेट से नहीं मिलता है, तो बच्चों की नीड के हिसाब से दृश्य और श्रव्य अर्थात ऑडियो विजुअल मटेरियल का उपयोग ये लोग अपने क्लासरूम में कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आपका एक कॉन्सेप्ट था कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको हम ऑडियो भेज के कर सकते हैं। तुलनात्मक ऑडियो के साथ अगर हम वीडियो बना के भेजें तो ऑडियो वीडियो दोनों हो जाता है, और उसमें हमारे हाव भाव जो शरीर के होते हैं, क्षमता, हमारे एक्सप्लेनेशन पावर जो होता है, उससे पेरेंट्स और बच्चे और भी बखूबी हमारी बात को कैच कर पाएंगे। तो इनके लिए एक फील्ड में उपयोग नहीं है एज अ टीचर, लाइफ के हर एक उसमें उपयोगी है। खासतौर पे टीचिंग को मल्टी एंगुलर यूज करने के लिए ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जी। थैंक यू। जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने विस्तार से बताया। एक चीज इसमें मैं और बताना चाहूंगी, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि जो हम बच्चों को करके नहीं दिखा सकते, जो उनके लिए डेंजरस है, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है जिसको हमको डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हम, जैसे सीड जर्मिनेशन है, जमीन के अंदर सीड कैसे पनपता है, बढ़ता है, तो वो यदि हम वीडियो के थ्रू दिखाते हैं तो वो जल्दी से समझ में आएगा। और यदि कोई एसिड का कोई उपयोग है और उससे किस तरह से वो रिएक्ट करता है, तो वो हम बच्चों को सामने नहीं दिखा सकते, लेकिन इस तरह की चीजें हम वीडियो के थ्रू दिखा सकते हैं। जो टाइम टेकिंग या थोड़ी मतलब रिस्की होती है, डेंजरस होती है, वो चीजें भी हम वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जैसे सोलार सिस्टम के ऊपर 3D एनिमेशन है, कुछ चीजें जो एनिमेशन के थ्रू ही हम दिखा सकते हैं, क्योंकि सोलार सिस्टम बताना मतलब पूरा दूर से दिखाना, तो या तो उसका कोई वीडियो है हमारे पास तो ही हम बता पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। तो इस तरह की चीजें जो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए सामने दिखाना, वो सारी चीजें वीडियो के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्कूल में आप कौन से विषय की प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं और कैसे? आप में यदि कोई साइंस और एसएस टीचर है तो मुझे ज्यादा डिटेल में अच्छे से बता पाएंगे। मुझे आप लोगों के विषय नहीं पता है। मैम साइंस में विज्ञान के लिए हम प्रदर्शनी बना सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का एग्जाम्पल दिए तो बच्चे बना के लेके आ सकते हैं और उसमें बताएंगे कि कैसे ज्वालामुखी फटता है, किस प्रकार से उसमें वो होता है। जी। ऐसे नेचर से रिलेटेड भी बना सकते हैं, और जी। अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं उस पर भी बना सकते हैं। जी। और एसएसटी में जैसे फैमिली का है तो फैमिली क्या होती है उसको डिफाइन भी कर सकते हैं उसमें। जी, बहुत बढ़िया अनुराधा जी। और अर्थ की जो लेयर होती है उसके बारे में भी हम बता सकते हैं बच्चों को। जी। और कौन से विषय पे हो सकता है? ज्यादातर साइंस और एसएसटी पे ही होता है शायद, जहाँ तक है। अभी तो हम लोग हमारे स्कूल में तो साइंस पे ही करवाया गया था एक बार। जी। मतलब पहले करवाया जाता, अभी ये लॉकडाउन हो गया था तो अभी नहीं हुआ है, बाकी जी। पहले करवाते थे हम लोग। इसके अलावा एसएस में भी बहुत सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा मैथ्स के लिए भी एग्जीबिशन हो सकते हैं। मैथ्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिशन होते हैं। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो पजल्स होते हैं उनको रखा जाता है।
और बच्चों को अलग अलग पजल, अलग अलग शेप्स होते हैं उनको जमाना, एक दूसरे के साथ मिलाना, और इस तरह से, या कुछ मतलब फ्रैक्शंस जो होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं, उनको जमाना और उनको बताना। इस तरह से बच्चों को कुछ डूइंग टाइप एक्टिविटी टाइप प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। कुछ मतलब लाइक पजल्स जैसे उनके सामने रख के और उनको कुछ कैलकुलेट करके फिर उसको आंसर निकाल के और उसको कंप्लीट करना है। मैथ्स के अंदर इस तरह से बहुत सारे पजल्स हो सकते हैं, तो मैथ्स के लिए भी हो सकती है। प्लस फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं, लाइक हमारे स्कूल में एक हुआ था, मतलब जो बच्चों ने जीता था, उन्होंने जो मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है उसको लेके उन्होंने पिक्चर कहाँ रखेंगे तो पिक्चर कहाँ बनेगा यदि मिरर के इस तरफ। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे जब एग्जीबिशन में देखते हैं तो उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखते हैं। हम बच्चों को यदि बोर्ड पे बनाते हैं कि ये फोकस है, तो ये यदि हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, वो सीखने के बजाय जब उसको प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं या देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो इस तरह की चीजें बच्चे इजीली सीख सकते हैं। तो हम मैथ्स के लिए कर सकते हैं, हम साइंस के लिए कर सकते हैं, हम एसएस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्राइंग क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, उसकी भी एग्जीबिशंस करते हैं। उसमें तो बहुत मतलब कोई अंत ही नहीं है उसका, तो इतनी सारी चीजें हो सकती है। उसके अलावा लैंग्वेज के लिए भी हम थोड़ा सा एग्जीबिशन जैसा कर सकते हैं। लैंग्वेज के लिए इस तरह से कि आप मतलब जैसे आपके हिंदी, इंग्लिश और यदि लोकल कोई लैंग्वेज है तो उसकी बुक्स वगैरह, उसके बाद उसके जो भी लेखक हैं, कवि हैं, उनके बारे में जानकारी, वो सारे चार्ट्स वगैरह लगा के उसको वहां पे रखिए। तो जब बच्चे उस प्रदर्शन को देखते हैं, पहचानते हैं, यदि उन्होंने देखा है, किसी को पहचाना है कि ये वो कवि है या वो कवियत्री है या इनको हमने पढ़ा है, इनको देखा है, उनके दो है, तो लैंग्वेज के लिए भी हम एक एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशंस जरूरी नहीं कि हम बड़े पैमाने पे बाहर करें, सब्जेक्ट टीचर अपने क्लास के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे यदि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ और मुझे अब चाहिए तो मैं कुछ बच्चों से बनवा सकती हूँ अलग अलग क्लास में, और फिर उनको एक किसी क्लास में ले जाकर उन बच्चों की सारी चीजें उनको रख के उनको प्रदर्शन करके और फिर सारी क्लास के बच्चों को वो दिखाना। तो ये एक छोटे पैमाने पर टीचर के लिए अपने हिसाब से, लेकिन स्कूल के अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाती है। जैसे 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसने यदि मुंशी प्रेमचंद को या महादेवी वर्मा को पढ़ा है या उसने कबीर के दोहे पढ़े हैं, तो वो उनके चित्र लगा के उनके बारे में कुछ वाक्य लिख के और वो बनाते हैं। इस तरह से हम बच्चों की यदि 20-25 बच्चों के भी चार्ट एक क्लास में लगा दें, और उसके बाद 1st, 2nd, 3rd के स्टैंडर्ड के बच्चों को जो अभी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ना सीख रहे हैं, जिन्होंने को किसी को ही जानते सबको नहीं, जब वो उसको विजिट करेंगे, वो उसको देखेंगे, एक तो उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी। हार्डली मेरे हिसाब से 10 या 15 मिनट एक क्लास को लगेगा। एक पीरियड हम किसी को भी स्पेयर कर सकते हैं हर एक क्लास को, इस तरह से एटलीस्ट महीने में एक आध बार। तो इस तरह से जो जिन बच्चों ने किया है उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, और जो बच्चे देखते हैं वो देखकर सीखते हैं। तो ये छोटी, बहुत बड़े पैमाने पे ना करके छोटे छोटे से पैमाने पे करके, और जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो हम बच्चों को करके, तो एक स्कूल में एक्टिविटी भी हो सकती है और बच्चों का लर्निंग भी इजी हो सकता है। तो ये एक छोटे, हर एक टीचर को अपने हिसाब से हम ये कर सकते हैं कि यदि इस महीने मैथ्स का टीचर ने किया तो नेक्स्ट मंथ लैंग्वेज का टीचर कर ले, उसके बाद नेक्स्ट मंथ साइंस का टीचर कर ले, और बच्चों के बनाए हुए। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी और स्कूल को थोड़ा सा रिदम में रखेगा। बच्चा इंटरेस्ट लेता है कि मैंने यदि हिंदी में पार्ट नहीं ले पाया तो मैं साइंस में ले पाऊंगा, या सोचता है कि मुझे एसएस में ये आता है तो मैं ये बना सकता हूँ। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो प्लीज आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ओके, हम नेक्स्ट में चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं और कौन कौन से टॉपिक इसके द्वारा सिखाए जा सकते हैं? प्रवीण जी, आप बता सकते हैं? मैं बोलूं? हाँ जी। ड्रामा मतलब कि कोई भी एक्शन करके बताना, मतलब जैसे टॉपिक लिया डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या क्या काम करता है, कैसे करता है,
वकील क्या करता है, कैसे करता है, तो उसको एक्शन दे रहे हैं। जी, और डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कुछ करके दिखाना। अभी वो प्रैक्टिकल हाँ। आप कुछ बना के भी दिखा सकते हैं, इसकी एक्टिंग करके दिखा सकते हैं, कुछ चीज करके दिखा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना है नहीं, कुछ करके दिखाना। कोई प्रैक्टिकल भी आप करके बता सकते हैं। कौन कौन से सब कर सकते हैं मुझे बताइए। डॉक्टर का, वकील का, शॉपकीपर का, ऐसे मतलब जो भी होते हैं। ठीक है, ये मतलब हम फर्स्ट सेकंड के हिसाब से देख ले तो ये ईवीएस के उनका नेबरहुड को पहचानने के होगा, ईवीएस से। इसके अलावा और कौन से विषय या कौन से टॉपिक? अभी नहीं आ रहा है मैम। कोई बात ऐसा नहीं। कोई विषय नहीं है, हाँ जी, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन यूज ना किया जा सकता हो। जी जी अरुण जी, मैं वही निकलवाना चाहती थी। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कितना, मैं वही ब्रेनस्टॉर्मिंग इसीलिए था कि कितना सोच सकते हैं वो लोग। आप हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको ये सोचना है कि आप किस तरीके से करेंगे। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मतलब मुझे मेरे भैया ने बताया था। मेरे भैया जो है वो किसी ITI स्कूल में पढ़े थे। वहां पे उनको सर ने सिखाया था। जब मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने मुझे सिर्फ उदाहरण बताया था जो उनके सर ने बताया था। उनको उस दिन सिखाना था सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं, सरफेस टेंशन। आई होप आप सब लोग समझते होंगे। तो वो क्या होता है उनको कैसे समझाया, तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को क्लास से बाहर लेके गए। क्लास के बाहर उनके वहां पे एक छोटा सा पानी का टैंक था, वहां पर लेके गए। उन्होंने एक ग्लास में पानी अलग से लेकर गए। उन्होंने ग्लास में से पानी को हाथ में लिया और उसमें से एक ड्रॉप जो है वो उस टैंक के पानी के ऊपर डाला। वो टैंक का पानी बिल्कुल जमा हुआ था, बिल्कुल रुका हुआ था, बिल्कुल भी हलन चल रही। जब उन्होंने एक ड्रॉप डाला तो वो ड्रॉप जब गिरा तो उसके आसपास वो गोले बनते हैं, वो गोले बन के गया। तब उन्होंने बच्चों को समझाया कि जब मैंने एक चीजें डाली तो ये जो गोले बने आसपास, ये जो है वो सरफेस टेंशन के, क्योंकि जो उसका सरफेस है, किसी भी चीज का जो सरफेस होता है वो आपस में एक दूसरे को जो अणु होते हैं वो पकड़ के रखते हैं। और जब एक अणु के अंदर गति आती है तो वो दूसरे के तीसरे आगे इस तरह से पहुंचती है और वो एक जुड़ाव होता है। ये जो है ये सरफेस टेंशन। तो ये मतलब हम इतनी छोटी सी भी चीज यदि उनको इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि ये चीज ऐसे होती है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो वो चीज बच्चों को, मतलब मेरे भैया को उनके सर ने सिखाई थी, उन्होंने मुझे सिर्फ बताई थी, वो आज तक मुझे याद है। और मुझे उम्मीद है आप भी आएंगे यदि याद रखेंगे डेफिनेटली कि सरफेस टेंशन इस तरह से भी सिखाया जा सकता है। हम हर एक टॉपिक को हमको सोचना है कि हम कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्यशाला, वर्कशॉप में क्या क्या एक्टिविटीज, गतिविधियां की जा सकती है? कौन बताएगा मुझे? वर्कशॉप, यदि आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। मैं हाँ जी, रूपाली जी। बहुत सारी एक्टिविटियां होती हैं जो कि हम करवा सकते हैं। जैसे कि यदि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अपोजिट होते हैं, सिनोनिम होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं, इन सब को लेके भी करवा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम करवा सकते हैं। यदि हमें एनर्जेटिक होना है, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ जी बोलिए। एनर्जेटिक होना हो तो उसके लिए भी कुछ एक्टिविटी होती है, वो हम करवा सकते हैं। जी, वर्कशॉप के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम कोई एक चीज को लेते हैं और वो सारे बच्चे उस एक टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। अब ये लैंग्वेज में भी हो सकता है, ये साइंस में भी हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, मैथ्स में भी हो सकता है।
पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक है, हम जो सिखाना चाहते हैं उसको लेके डिफरेंट एक्टिविटीज अलग अलग बच्चों को दी जाती है। वो अलग अलग तरीके से, हमारा एम एक ही होता है कि हम जो सिखाना चाहते हैं एंड जो उनका रिजल्ट है वो उसके ऊपर पहुंचे। तो इसके लिए हमको अलग अलग प्लान करना पड़ेगी। ठीक है, आप सही जा रहे हैं। मैंने एक आप लोगों से शायद डिस्कस किया था, हम लोगों ने एक ओपन हाउस रखा था। मैंने बताया था हमने नर्सरी, जूनियर और सीनियर के बच्चों के लिए ओपन हाउस रखा था। उसमें इस तरह से एक वर्कशॉप, उनको आना है, उनके सामने एक पजल रखी है, मतलब उसमें डिफरेंट तरीके के हमने बताया जो चार्ट, क्रिएटिव चार्ट्स हैं या कुछ पजल्स हैं या कुछ उनके लेवल के। तो इस तरह के रख के सपोज हर एक के 10-10, 12-12 थे, उसमें से उनको 3 या 4 को अटेम्प्ट करना होता है। पेरेंट्स के साथ आते हैं और तो वर्कशॉप में जब बच्चा खुद करता है, कार्यशाला का मतलब होता है कि वो खुद कुछ करे और कुछ सीखे। तो ये कार्यशाला जब वो कुछ करता है और सीखता है, तो ये हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। वर्कशॉप के अंदर बच्चे बहुत हर एक टॉपिक, डिफरेंट एक्टिविटीज, हर एक लेसन के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कर सकता है। जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम। मैम 1 मिनट बोलना चाहूंगा। हाँ जी, प्लीज अरुण जी। वर्कशॉप को हम और भी तरीके से यूटिलाइज, मैं सभी के लिए समझाने के उद्देश्य से बोल रहा हूँ। जी जी वर्कशॉप पढ़ाई के हर एक विषय को लेके, मान लीजिए हम इंग्लिश में टेंस पढ़ा रहे हैं, उनको समझाना है। कई बार बच्चे उस तरीके से नहीं करते, हम उनको फिक्स कर देते हैं कि राम जाता है, जो आजकल ट्रेडिशनल अभी तक चला आ रहा है। कुछ फिक्स सेंटेंसेस होते हैं, कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हम उनको सिखाते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में भी वर्कशॉप जैसी प्रयोग करें तो ये 100% श्योर है कि तुलनात्मक ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि बच्चे को हर एंगल से खुलने का मौका मिलता है। तो इस हिसाब से वर्कशॉप एक बहुत ही ओरिएंटेटेड वर्क है जिसमें हम बच्चों को खोल सकते हैं। जी, बहुत सही कहा अरुण जी। और हर एक बच्चे को इसमें एक्चुअली मौका मिलता है और हर एक अपने तरीके से उसको सीखता है और उसको जो उसने सीखा है उसको बताता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक कार्य या प्रस्तुति आधारित कौन कौन सी गतिविधियां पढ़ाई में सहायक होती है? ये प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस। जी अरुण जी। अगर कोई नहीं बोलता है तो मैं इसलिए बोलता हूँ। अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलता है तो मैं अपनी बात रखूंगा तो आपसे और मेरे सुधार होगा, क्योंकि आपसे मुझे हमेशा सीखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो अभी मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के लहजे से अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है, हमारे साथ के कलीग टीचर्स नहीं बोलते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। तो अगर जी कोई अरुण जी। व्यक्ति हाथ नहीं उठा रहा है तो मैं बोलूं। कोई है, किसी के पास है कुछ कहने के लिए? किसी का नहीं उठा। चलिए, एक्चुअल होता क्या है मैम, जब प्रश्न बनाते हैं आप तो बहुत सारे आंसर दिमाग में आते होंगे कि इन लोगों से ये वाले उत्तर मिलेंगे, क्योंकि मैं पूरा 30 दिन का 2.5 घंटे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ ट्रेनिंग सेशन का अभी। और ओके उसके बाद जिनको वर्क डेली 2 क्वेश्चन देते थे जी और उसका जब उत्तर नहीं मिलता था तो बहुत ही कहना चाहिए नेगेटिव इम्पैक्ट माइंड में आता था कि मैं इतनी मेहनत करके रात को 12-1 बजे तक बनाता हूँ और अगर कोई ना मिले तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैं आपके क्वेश्चंस को खाली नहीं जाने देना चाहता, मेरा उद्देश्य है। और शायद मेरे बताने से कुछ लोगों को और समझ में आए। वास्तविक कार्य और प्रस्तुति आधारित दोनों में अंतर ही होता है। जैसे हमने कहा कि आप किताब से कोई भी एक क्वेश्चन या टॉपिक ले लीजिए, उसके ऊपर अपने विचार लिखिए, उसके ऊपर यहाँ वहां से मटेरियल कलेक्ट कीजिए, कोई मॉडल बनाइए और उसको प्रस्तुत करके प्रेजेंट कर दीजिए। ज्यादातर प्रोजेक्ट वगैरह, यहाँ तक कि पीजीडीसीए ग्रेजुएशन में सीसीई वगैरह जो मिलते हैं, वो सभी इसी पैटर्न पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक कार्य। वास्तविक कार्य से आशय होता है, हमने कहा बच्चे से कि बेटा आपको अपनी इच्छा से किसी भी माँ के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर 2 लाइनें लिख के आना है। आपको अपने पड़ोस में जाके लोगों की एक लिस्ट बनानी है।
आपको अपने गांव के ऊपर कोई भी एक ऐसे लिख के आना है। जस्ट एग्जाम्पल, आप जाइए एक फॉरेस्ट ऑफिसर का इंटरव्यू लेके आइए, एक पुलिसमैन के साथ विजिट कीजिए उसके पुलिस स्टेशन को, और उसका अनुभव अपने भाषा में लिख के लाइए। तो ये काम कहलाता है वास्तविक कार्य। दोनों में फायदा ये होता है कि पहले में तो वो दूसरा यानी सेकेंडरी रिसोर्सेस को कलेक्ट करके उसको यूटिलाइज करना सीखता है, सेकेंडरी रिसोर्सेस को, और इसमें प्राइमरी वर्क होता है। वास्तविक मतलब प्राइमरी, जो उसने स्वयं ओरिएंटेट किया है, तो उसका रिसर्च पावर, रिसर्च कैपेसिटी और इसकी स्टैमिना, लोगों से कम्युनिकेशन, आए हुए थॉट्स को मर्ज करना और उसको फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से पिरो के प्रेजेंट करना, इन सब की क्वालिटी का उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो दोनों अपनी जगह पे महत्वपूर्ण, और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई हमारा टॉपिक कंप्लीट हो तो बच्चे को हमेशा एक छोटा सा वास्तविक कार्य जरूर दें, जिसमें कि उसका खुद का डेवलपमेंट हो। केवल किताबी ध्यान की ओर उसका आकर्षण ना रहे, उसका खुद का क्या सर्चिंग पावर बढ़ता है। और हम दूसरी भाषा में कहें कि जो हमारे गिजू भाई जी ने एक बुक लिखी थी दिवा स्वप्न, उसमें जो कहा गया है कि बच्चे को वास्तविकता की ओर ही ले जाके हम सही पढ़ाई कर समझा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एजुकेशन का बेस है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। जी, बहुत सही अरुण जी। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ सिस्टम है कि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेने आता है तो हम इंटरव्यू लेते हैं। हर एक बच्चे का इंटरव्यू होता है, मैं ओरल इंटरव्यू लेती हूँ। आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, 5th या 6th स्टैंडर्ड की बच्ची थी, पेरेंट्स पास में बैठे थे। मैंने जब बच्चे से पूछा कि आपने स्कूल में 4th और 5th स्टैंडर्ड में मेजरमेंट कैपेसिटी वगैरह सीखा होगा, तो आपको किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर पता होगा। तो बच्ची बोलती हाँ। जब मैंने उससे पूछा कि इतना, जो मतलब बुक के थे क्वेश्चन पूछ लिए तो उसने आंसर दे दिए। जब मैंने उससे पूछा कि आप यदि मॉल में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, और यदि एक मिल्क पैकेट 500 ml का है और आपको 2 लीटर मिल्क लेना है, तो आप कितने पैकेट खरीदेंगे, आप किस तरह से करेंगे? आप विश्वास मानिए, वो 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड की बच्ची मुझे जवाब नहीं दे पा रही थी। पेरेंट्स की नजरें नीची हो गई। मैंने पूछा पेरेंट्स से कि इतना सिंपल आंसर बच्ची क्यों नहीं दे पा रही है। पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हम बच्चों को हमेशा घर पे रखते हैं, दोनों लड़कियां हैं, सामान खरीदने हम अकेले जाते हैं, कभी बच्ची किसी दुकान पे कोई चीज लेने नहीं गई आज तक, हमने उसके हाथ में कभी पैसे नहीं दिए, इसलिए उसको कोई एक्सपोजर नहीं मिला। उसको नहीं पता है कि यदि 2 लीटर दूध लाना है तो मुझे 500 ml के कितने पाउच लाने हैं, क्योंकि उसका काम सिर्फ पढ़ना और खेलना और अपना काम करना है, उसके अलावा हम उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं। मैंने पेरेंट्स को बताया, मैंने कहा ये बच्चा 4th स्टैंडर्ड में जो हम स्कूल में यदि सिखा चुके हैं, करिकुलम में है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज बच्चे को आनी चाहिए। और यदि 6th स्टैंडर्ड में 12 साल का बच्चा यदि एक मिल्क का पैकेट ना खरीद सके, तो फिर उसके पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? तो ये प्रैक्टिकल चीजें, हम जितनी चीजें सिखाते हैं एज अ टीचर, हर एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जो उन्होंने सिखाया है वो बच्चों ने अपनी लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे यूज किया, उसके लिए भी वो श्योर करे कि पढ़ाने के बाद फिर उससे पूछे कि आपने इसको कैसे अपनाया, कैसे देखा। हम ये कर सकते हैं, जैसे बच्चों को यदि रुपए पैसे सिखाते हैं तो हम उनको बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप जाइए, अपने पास कितने आपकी पॉकेट मनी है उसको काउंट करिए, आपने कितना खर्चा किया, आपके पास कितने पैसे बचे, आप खुद चीजें खरीद कर लाइए, पेरेंट्स के साथ लेकर जाइए, लेकिन आप हिसाब करिए। तो ये जो छोटी चीजें होती हैं, हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो वो प्रैक्टिकली बच्चे सीखते हैं। अदरवाइज शायद ऐसा होगा कि बहुत सारे मैंने देखे हैं ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन बैंक में यदि जाते हैं तो उनको बैंक में डिपॉजिट स्लिप भरना भी नहीं आता है, या उनको चेक लिखने में भी परेशानी होती है। तो ये चीजें जो है, हम बच्चों को परेशानी ना हो, तो ये चीजें हमको डेली यूज में बच्चों को बताना चाहिए। मुझे आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें याद है जब इसी एक्सपीरियंस को लेके मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के दादाजी लोग जब ग्रुप में और भी दादाजी लोग बैठते थे तो हम लोगों की परीक्षा लेते थे कि तुम्हें पता भैया तुम इतना पास हो गया, इतना पढ़ने लगा, तो ये बता इतने, उस समय हम लोगों की बुंदेलखंड में पसेरी और एक क्विंटल के लिए अलग वर्ड्स तो ये लोकल लैंग्वेज में चलते थे। इसके साथ साथ वो सब्जी लेने की जिम्मेदारी 4th क्लास से मुझे मिली हुई है, और मैं मार्केट पहले अपने दादाजी के साथ या उन लोगों के साथ गया।
आफ्टर देन 5th और 6th क्लास से मुझे थैला दे दिया जाता था और ये कह दिया जाता था कि इतना पैसा है, इतने पैसे में सब्जी ये आ जानी चाहिए और जितना पैसा बच जाए वो तुम्हारे लिए है। तो ये पक्का है मुझे पूरा मार्केट घूमना, एक एक से अच्छी चीज भी आए और उससे पैसा भी बचे, क्योंकि बाद में कुछ इससे मिलने वाला है। तो इस तरीके से पहले के लोग सिखाते थे। आज का समय बदल चुका है, बच्चे को मार्केट अकेला भेजने में डर लगता है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं, घर में कुछ प्रैक्टिकली दे सकते हैं। जैसे पैसे लाते हैं, बच्चे को गिनने के लिए छोड़ दिए कि पैकेट बनाओ इसकी और काउंटिंग करो, ये नोट को सेग्रीगेट करो। इस तरीके से वो कभी-कभी बाजार जाके भले चिप्स का पैकेट हो या कुछ हो, तो जानबूझ के बड़ा नोट देना, जिससे वो कितना वापस लाते हैं, कितना नहीं लाते हैं, कहाँ गलती करते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना, इससे हम प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं बड़ी आसानी से। हम लोगों ने इस बार मार्केटिंग, एक वर्ड है मार्केटिंग, चैप्टर का नाम डाला है और इसको यूकेजी क्लास में बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। मार्केटिंग करना कैसे होता है वहां से इंट्रोड्यूस करेंगे, मार्केट लगा के भी और फील्ड में ले जाके भी। इस बार का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया। वेरी गुड। इसके अलावा हम बिल टैली करने के लिए दे सकते हैं। जैसे हम सपोज बाहर से कोई चीज लेके आए तो बच्चों को बिल दे दीजिए कि ये बिल है, आप टैली करिए, इसका जो भाव लिखा है और जितना किलोग्राम या ग्राम लिखा है उससे टैली करिए कि वो सामने सही है और उसका टोटल सही है कि नहीं है, और जितनी चीजें आई है थैले में उतनी चीजें है या नहीं। एटलीस्ट हम यदि ले नहीं जा सकते तो बच्चे को घर में ये काम जरूर दे सकते हैं कि वो टैली करके बताए। तो हम पेरेंट्स को भी ये बोल सकते हैं कि आप बच्चों से इस तरह से करवाइए। मैं ये करती थी, मेरा बच्चा जब छोटा था 3 या 4 साल का, मैं दुकान से थोड़ा दूर सड़क पे खड़ी रहती थी, बच्चे को पैसे देती थी कि आप जाओ और लेके आओ। आधे टाइम ये होता था कि मेरा बच्चा खड़ा रह जाता, हाइट कम है, मैं उसको बोलती आवाज लगा के अंकल को बुलाओ और बोलो, मैं नहीं बताऊंगी, आप बुलाओ उनका और आप बोलो कि आपको क्या चाहिए, पैसे दो और लेकर आओ। तो ये हमको सिखाना पड़ता है पेरेंट्स को इस तरह से, अदरवाइज बच्चे नहीं सीखते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चीजें सिखाने के लिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अभी पेरेंट टीचर मीटिंग के जो है, अच्छा अभी टीएलएम के मेरे क्वेश्चन खत्म हुए। इसके अलावा यदि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है किसी टीएलएम को लेके, आपने कुछ किया है या बनाया है, कुछ करना चाहते हैं, यदि कोई आपकी क्वेरी या कोई क्वेश्चन या कुछ है तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम पीटीएम पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन है जी। मुझे ना टीएलएम बनाना बहुत ही बोरिंग लगता है। इसके पहले कभी बनाया नहीं है। मैं क्या करती हूँ, मैथमेटिक्स में वैसे टीएलएम का ज्यादातर यूज होता है, तो जो चीज बनी हुई होती है वो ले लेती हूँ। जैसे कि एक्सपायरी डेट बताना है तो वो तो ऑलरेडी है, बनी हुई है, तो उसको ले लेती हूँ। या पैकेट पे बताना है कि प्राइस कहाँ पर है। अब बात आती है टीएलएम बनाने की, तो अभी स्कूल में जो ट्रेनिंग चल रही थी उसके थ्रू टीएलएम बनाना था, तो टीएलएम बनाते बनाते देखा इतना टाइम लग गया कि मतलब बाकी का बहुत सारा काम हो जाता। तो कोई और तरीका नहीं है जिससे कि मतलब कम समय में मिल जाए और वो हमारे लिए, क्योंकि टीएलएम तो बहुत यूजफुल है, ट्रेनिंग से मैंने समझ लिया है। देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर से कहूंगी, टीएलएम जब हम बनाते हैं तो मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि कोई जो टीएलएम बनाता है वही उसका उपयोग करे। किसी एक टीचर ने टीएलएम बनाया है तो उसको दूसरे टीचर भी अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। तो आप यदि 10 टीचर हैं तो 10 टीएलएम बनेंगे, तो आपको एक को यूज करने के लिए 10 टीएलएम मिलेंगे यदि हर कोई एक एक बनाता है। तो इसके अलावा आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देके बनवा सकते हैं। यदि बच्चे ने अच्छा बनाया है तो आप उसको एज ए टीएलएम उसको रखिए और उसको यूज करिए। और एज अ टीचर मैं मतलब एक आपकी बात जो मुझे माफ करना थोड़ी सी खटकती है कि यदि मैं खुद टीचर होके मुझे यदि किसी चीज से ऐसा लगता है कि ये मुझे बोरियत लगता है तो मैं किसी और को उसके लिए इंस्पायर करूं कि आप करो, मैं बच्चों को नहीं बोल सकती हूँ। जैसे गांधी जी जब तक खुद ने गुड़ नहीं छोड़ा था वो बच्चे से नहीं बोल पाए कि आप गुड़ मत खाना। तो मतलब एक टीचर को ये होना चाहिए कि मुझे इसका कौन सा तरीका, वैसे एक मतलब कहावत है अभी बहुत सही भी है कि यदि कोई काम आपको बहुत आसान तरीके से करवाना है तो वो किसी ऐसे इंसान को दो जो आलसी है, वो उसका सबसे इजी तरीका ढूंढेगा। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि ये बोरिंग है तो आप उसका बहुत इजी तरीका ढूंढ सकते हैं बनाने का।
तो इस तरह से आई थिंक इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं आप। TLM बहुत जरूरी चीज है, जितना पॉसिबल हो सके उसको यूज करिए, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी मैम, आपने जनरल पेरेंट्स में जो आपने बताया है लास्ट में एक पॉइंट कि वेट करना बच्चों को और सिखाना, तो 5th क्लास में मैंने बच्चों से पूछा जब मैथ में कि वो वेट आधा किलो क्या होता है, 1 किलो क्या होता है और लीटर मिलीलीटर, 3rd 4th 5th क्लास को, तो उसमें जो बच्चे बाहर जाते थे चीजों को खरीदने के लिए, लेने के लिए, उनको तो ज्यादातर चीजें मालूम थी, छोटी छोटी चीजें कि ये क्या होता है, लेकिन और 5th क्लास में एक चैप्टर भी है जिसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह की जानकारी है और बताया गया था। लेकिन 3rd 4th की क्लास के बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ने या वो कहीं पहुंचाते नहीं है कि शायद पैसे वेस्ट हो जाएंगे या चीजें सही से नहीं लाएगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम यदि हम उसे अपनी स्कूल में बताते हैं TLM के माध्यम से, तो शायद लगभग 50% हमारा काम हो जाएगा। और वैसे जो बच्चे होते हैं या फिर जो हम होते हैं, तो इंसान उन चीजों से ज्यादा सीखता है जो रियल होती हैं लगभग। तो वैसे पेरेंट्स को इस बारे में ज्यादातर ध्यान होना चाहिए कि वो सोशल एरिया में जाए और बातचीत करे। बच्चों को तो कई बार बातचीत करने, चीजें मांगने में भी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ स्कूल में जैसे अच्छा कंफर्टेबल माहौल होता है तो यहाँ अच्छे से बात करते हैं, और वह घर पे जाते हैं तो वो इस तरीके का कुछ अलग माहौल हो जाता है। प्रवीण जी, आपकी बात सही है, लेकिन इसके लिए मैं एक तरीका बताती हूँ। क्लास के अंदर हम इस तरह से कर सकते हैं कि उनसे बच्चों के जो व्यापार का खेल आता है उसकी नकली करेंसी होती है, नकली नोट होते हैं, तो वो हम बच्चों से मंगवा सकते हैं। हम कुछ चीजें स्कूल में ला सकते हैं, खुद टीचर कुछ लाके, और किसी एक को दुकानदार बनाइए और 4-5 बच्चों को खड़ा करके उनको खरीदार बनवाइए, और फिर उनको बताइए कि आपको ये खरीदना है। तो जो चीजें हम सिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को सिखा सकते हैं। और जो बच्चे मतलब छोटे हैं या जिनके पेरेंट्स नहीं ले जाते हैं, नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस है, हम बोल सकते हैं पेरेंट्स को, लेकिन वो करे ना करे उनकी मर्जी है, लेकिन हम यदि सिखाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैडम, एक और क्वेश्चन इसी में, क्लास 3rd में लास्ट लेसन है जिसमें कि करेंसी और काउंटिंग वगैरह सब कुछ सिखाया गया है। मैंने बहुत कोशिश किया, लगभग उसको 10 से 15 दिन सिखाया कम से कम। जब उनका टेस्ट हुआ तो वो उतने तरीके से नहीं समझ पाए। देखा मैंने ये कि लास्ट में उनसे क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बने, जबकि उसमें नोट वगैरह सब कुछ बने थे, नोट बने हुए, उनको काउंटिंग करना था कि कितना रुपए कितना पैसे है, तो ना तो रुपए का जान पाए कि 1 रुपया क्या कहलाता है, 1 पैसा क्या कहलाता है, और रुपये पैसे में क्या अंतर है। काफी समय हुआ पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन वो उस तरीके से नहीं समझ पाए। उनको जब आप प्रैक्टिकली दिखाएंगे क्लास में, जो सिक्के पड़े हुए थे उनको भी बुलवाया, उनका स्केच बनवाया बच्चों के साथ उसमें नोटबुक में, और उनको हाथ में लेके दिखाया कि ये देखो क्या चीज, इसकी वैल्यू, बट उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे वो, इसकी वैल्यू है क्या। इसमें मेरे ख्याल से प्रवीण जी, सॉरी मैं बीच में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर आपने इसको अगर प्रैक्टिकल किया होता क्लास में, जैसे मैम ने बताया कि एक मार्केट को डिजाइन करते, बच्चों को वहां पे परचेजिंग और उसको मतलब पैसे लेन देन करना सिखाती, तो आई थिंक ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आ सकते थे। तो हमारा जो TLM मेथोडोलॉजी है और वास्तविकता के कार्य और को प्रस्तुत करने की उसके आधार पे जो बात करते हैं, वो इसी से संबंधित है कि हम बच्चों को ऐसा लगे कि हम मार्केट में ही हैं। जैसे स्कूल में फेयर होता है, फेयर मतलब जो बाल, अब ज्यादातर अपने बुंदेलखंड में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम लोग फेयर रखवाते हैं, उसको अगर कॉम्पिटिटिव वे में रखें, उसको मार्केट वे में डेवलप करें, स्कूल उसमें केवल दुकान लगाने तक ही सीमित ना हो, केवल बच्चों को इसके साथ साथ उनको ऑनरशिप भी सिखाए, बैंक सिस्टम डेवलप करे, तो अल्टीमेटली ये कुछ चैप्टर्स तो हमारे बच्चे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे।
इनको करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। लेकिन हमें पूरा प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है और उस टीचर का रोल होता है जो उसको पढ़ा रहा है कि वो उसको कैसे उस फील्ड में जाके काम करवा सकता है। अगर उसका कोई भी इवेंट स्कूल में हो रहा है तो वो अपने किस चैप्टर को उसमें जोड़ के उसको उससे सिखा सकता है, उस टीचर की क्वालिटी इस पे डिपेंड करती है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इवेंट स्कूल में चलता ही रहता है, तो हमें उससे जोड़ना आना चाहिए कि हम इस चीज से इसको सिखाएंगे बच्चों को, तब हमारी क्वालिटी इसमें होती है। जी अरुण जी, मैं आपसे सहमत हूँ। टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है, मैनेजमेंट अपनी तरफ से सिर्फ प्लानिंग करके दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, लेकिन जो काम करना है वो टीचर को ही करना है और टीचर ही कर सकते हैं। टीचर के पास ही सारा कुछ है। यदि टीचर उसको इफेक्टिव तरीके से करते हैं, जितने ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करे, बच्चों के अंदर उसकी जिज्ञासा जगाए, उनके आने से पहले, जैसे बोलते हैं ना राजा आने से पहले हुक्का आता है, वैसे यदि कोई एक्टिविटी रखी है तो पहले टीचर उनको मेंटली प्रिपेयर करे कि उनको क्या करना है, उसको बताया जाए कि हम ये करेंगे, हम ये तो वो बैक ऑफ द माइंड बच्चों को रहता है, वो एक जिज्ञासा आती है कि हम कैसे करेंगे, फिर उसको किया जाए और उसको प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें टीचर का पूरा पूरा रोल होता है। जितना टीचर एक्टिवली और इफेक्टिवली काम करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। जी अरुण जी, मैं आपसे सहमत हूँ। जी थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल पेरेंट मीटिंग और पर्सनल पेरेंट मीटिंग में क्या अंतर होता है? हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था। जी ज्योति जी। मैम, जनरल मीटिंग वो होती है जिसमें हम सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर को लेते हैं और एक होस्ट करता है टीचर, और उसमें हर मतलब स्कूल के हर प्लान को बताते हैं कि कैसा टाइम टेबल होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने टाइम बच्चे स्कूल में एंटर करेंगे, कितने टाइम घर जाएंगे, ये सब उन्हें मतलब सारे पेरेंट्स को बताया जाता है। और पर्सनल मीटिंग वो होती है जब एक एक करके एक पेरेंट्स को बुलाते हैं और एक बच्चे के बारे में ही बात करते हैं। जी जनरल और मीटिंग उनकी जो मतलब होती है वो, हाँ जी ज्योति जी। म्यूट है ज्योति जी आप। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, तो पर्सनल मीटिंग में एक बच्चे के बारे में बात करते हैं और उस बच्चे के बारे में जानकारी भी लेते हैं, बताते भी हैं कि बच्चे के लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। जी धन्यवाद। पर्सनल मीटिंग में बच्चे की जो भी क्षमता है, जो भी उसके गुण हैं, जहां जहां उसकी परेशानियां हैं, और प्लस उसके बाद उन परेशानियों को दूर करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना है, उसके सुझाव। ये पर्सनल मीटिंग में तीनों चीजें जरूरी है। जरूर मतलब ये ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बच्चे की तारीफ कर दी या सिर्फ उसकी प्रॉब्लम पेरेंट्स को सुना दी। नहीं, प्रॉब्लम आप सुनाएंगे, पेरेंट्स भी सुना देंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या है, उसके लिए सुझाव देना बहुत जरूरी है एज अ टीचर, कि उसका क्या किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी उन सबके अभिभावकों से व्यक्तिगत मिलना है। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद आधा आया। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं और यदि आपको उन सबके अभिभावकों से व्यक्तिगत मिलना है तो आप उसकी योजना कैसे बनाएंगे? एक बार ज्योति जी आप रिपीट करें देख, मैम, एक बार आपकी क्वेश्चन रिपीट कक्षा करें। में कितने बच्चे हैं और यदि उन सबके अभिभावकों से व्यक्तिगत मिलना है तो आप उसकी योजना कैसे बनाएंगे? प्लीज हैंड रेज करिए जो आंसर देना चाहते हैं। ज्योति जी आप बताएंगी? अभी मैंने एक आंसर दे दिया, अगर कोई देना चाहता है तो वो दे सकता है। कोई इसका आंसर देगा? हाँ मैम, मैं बताती हूँ। हाँ जी बोलिए।
16 नंबर का बताना है ना? हाँ जी, अ, जो आपकी कक्षा पेरेंट्स में होते कितने हैं बच्चे हैं उनसे और हर एक की व्यक्तिगत यदि मीटिंग करना चाहते हैं हर एक के अभिभावक से, तो आप कैसे प्लान करेंगे, योजना कैसे बनाएंगे? तो योजना तो यही रहेगी कि जैसे कि मान लीजिए हमने टाइम शेड्यूल बनाया है कि हमें 15 मिनट उनसे बात करनी है, तो हर एक मिनट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और एक मिनट मतलब लेके चलना पड़ेगा। पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें स्टार्टिंग में किस बारे में बात करनी है। मान लीजिए कि पहले आपको बात करनी है कि आपका जो बच्चा है उसका रिजल्ट कैसा रहा है और कितना उसने ग्रो किया है, मतलब इस तरीके से बता सकते हैं। अब बीच में हम ये भी ले सकते हैं कि अभी तक क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उस बच्चे को मतलब आ रही है और आपको उसमें क्या सुधार करना है। इस तरीके से मतलब ले सकते हैं, बीच बीच में हम ले सकते हैं। लास्ट में यदि उनकी तरफ से कोई सजेशन है तो उसे हम नोट कर सकते हैं और बाकी फिर इसको हम मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट होते हैं उन्हें बता देंगे और उसका जो रिजल्ट निकलेगा तो उसे फिर बाद में फिर पेरेंट्स को कॉल करेंगे और उनके साथ शेयर करेंगे। बहुत सही बताया आपने, लेकिन जो मेरा मतलब उत्तर जो मैं चाहती थी मैं आपको बता देती हूँ। यदि मेरी क्लास में, हाँ जी अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा अगर मेरे में सुधार होगा तो कम से कम आपके बताने के बाद मेरा सुधार हो जाएगा। जी ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, रूपाली मैं बोलना चाहूंगा, जो आप बात कर रही थी वो कर रही थी एक सामान्य मीटिंग के बाद, जब हमें कॉमन करना और कोई निश्चित टाइम ना हो, आराम से कभी भी कर सकते हैं। बट लेकिन जब हमारा टाइम फ्रेम कम हो, बच्चे अधिक हों और हमें करना हो, तो हम पहले जब पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो उसके कुछ खास पॉइंट्स बना लेते हैं, जिसमें हम बच्चे के पेरेंट्स को बाय मेल, बाय एसएमएस, बाय व्हाट्सएप या लिखित में एक पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं कि हम आपसे इन विषय पे डिस्कस करेंगे और हम चाहते हैं कि आप बच्चे के बारे में ये चीजें देखें और मेरे हिसाब से बच्चे की अभी थिंकिंग ये आ रही है। तो पेरेंट्स अपने पहले से माइंड प्रिपेयर करके आएंगे कि मुझे क्या डिस्कशन करना है और तुलनात्मक हमारा समय भी कम लगेगा, हमें बेसिक चीजें समझाने में भी समय नहीं लगेगा। मान लीजिए कि हमारे सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स अप्रेज हैं जिनकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर महीने में इंडिविजुअल हमारा टारगेट होता है कि एक बार हमें पेरेंट्स मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो हम मान लेते हैं 7 दिन उस तरफ के और 7 दिन इस तरफ के जो निकल जाते हैं अन्य कामों में, केवल 15 दिन होते हैं जिसमें मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो आसान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चनायर और कुछ उसके शेड्यूल फॉर्मेट में कुछ उनको अलग अलग तरीके से भेजना पड़ेगा बच्चे के माध्यम से। जैसे रिपोर्ट कार्ड हमने भेज दिया कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करें और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस के कोट कर दिए कि आप क्या सोचते हैं। अगर अवेयर लोग हैं, पेरेंट्स समझदार हैं, जितने भी लोग समझदार होंगे वो अपनी तैयारी के साथ आएंगे, तो आपका 50% ऑटोमेटिक लोड घट जाएगा। जो मीटिंग आपकी 15 मिनट में कंडक्ट होनी थी वो आप आराम से 8 से 10 मिनट में कंडक्ट कर सकते हो, यानी आप अपने टोटल टाइम को 60% पे ला सकते हो पूरे ओवरऑल कार्य को। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे प्लानिंग करते हो। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी, बहुत सही बताया। एक और चीज मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगी जी। आपको अपनी क्लास के बच्चों को पहले तो बाइफरकेट करना है कि आपको किसके अभिभावक से पहले मिलना है। ये हमको डिसाइड करना है कि जिन बच्चों को ज्यादा जरूरत है कि यदि हम उसमें लेट करेंगे तो बच्चे का इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो पहले किसके अभिभावकों से मिलने की जरूरत है। जो बच्चा अच्छा कर रहा है या जिसको बहुत कम परेशानियां हैं, यदि हम उसको बाद में रखें और जिसको ज्यादा परेशानी है उस बच्चों को, ये क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर को ये लिस्ट बनाना होता है तैयारी करने की प्लानिंग के वक्त, कि उनके पेरेंट्स से पहले पता लगाए वो अवेलेबल है कि नहीं मिलने के लिए, कौन अवेलेबल है, उसमें से किसको ज्यादा जरूरत है और किस तरीके से कौन से पेरेंट्स को एक साथ बुलाया जा सकता है यदि टाइम की कमी है। यदि कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम है कुछ बच्चों में कि जो उनके कॉमन इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स को देना है, तो हम उनको 2 पेरेंट्स या 3 पेरेंट्स को एक साथ भी बुला सकते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू नीड, क्या जरूरत है, किसकी कितनी जरूरत है और किसको पहले जरूरत है, ये डिसीजन लेना क्लास टीचर का काम है या सब्जेक्ट टीचर का काम है। इसमें मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो बच्चों से नहीं मिलते हैं। बच्चों से जो मिलती है वो टीचर होती है, तो टीचर को पता है कि किस बच्चे को ज्यादा जरूरत है, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पे या क्या उसका
तो उसका प्लानिंग भी टीचर को करना है। ये बाकी सारी चीजें तो अरुण जी ने बता दी, ये एक चीज बाकी थी जो मैंने बताई। तो इस तरीके से करना है और कोशिश ये करना है कि हर एक के पेरेंट्स से मिनिमम 2-2.5 महीने के अंदर, यदि बच्चे ज्यादा है तो मिनिमम 2.5 महीने के अंदर कि एक पेरेंट का नंबर फिर से आ जाए ताकि उनसे फिर से मिल सके। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों की भोजन संबंधी परेशानियों को आप अभिभावकों तक कैसे पहुंचाएंगे और क्या सुझाव देंगे? ये मेरे ख्याल से आप में से कुछ एक टीचर ने भी बताया था कि बच्चे पेरेंट्स रोज शक्कर रोटी रखते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम है, फिर उनको समझाया गया। ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं क्योंकि बच्चे का जो लंच बॉक्स होता है, मतलब ये एक दोस्ती का जो है तरीका होता है बच्चों का आपस में, फ्रेंडशिप का, कि कोई अच्छा लंच बॉक्स लाता है तो उसके सब दोस्त बनते हैं। तो ये लॉन्ग लाइफ फ्रेंडशिप बनती है, इससे बहुत सारी चीजें होती है। तो लंच बॉक्स बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे की हेल्थ, बच्चे का कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो कोई मुझे बताएगा? दीप्ति जी, जी मैम। आप बताएंगे? जी मैम, जैसे कि मैम बच्चे बच्चे जैसे लंच में कोई पास्ता लाता है, कोई मैगी लाता है, या फिर कोई पूरी पराठा भी लाता है तो प्रॉपर नहीं आता, किसी के मोटे आते हैं किसी। तो बच्चों को देख के ऐसा लगता है, मतलब पेरेंट्स से हम बात करेंगे, पर मतलब उनको बस समझाएंगे तो बच्चों को डे बाय डे फिक्स कर लो उनका, मतलब कैसे लंच रखना है उनको, जो बच्चे के मन पसंद का रखो, जो वो यहाँ का। कुछ बच्चे तो ओपन भी नहीं करते कि उनके पसंद का नहीं आता है, तो उनके लिए मतलब पेरेंट्स को बुला करके या फिर मतलब उनसे कांटेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं कि आपके लंच के लिए, कि बच्चे के लिए किस तरह से लंच रखना है। कभी आप पूरी पराठा रख दो, कभी दाल चावल रख दो, या फिर कहीं को पोहा रख दो, मतलब ऐसे आइटम रखो बच्चों के रुचि पूर्ण, वो मतलब वहाँ लंच कर सके स्कूल में। तो इस तरह से पेरेंट्स के लिए हम बोल सकते हैं। जी, मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगी। या तो हम एक टाइम टेबल जैसा बना सकते हैं कि बच्चों को मंडे के दिन कुछ 2 या 3 आज भाई सब्जी रोटी या पराठा और सब्जी लाना है। फिर ट्यूसडे के दिन आप उनको बोलिए कि आप ये एक दिन है कि आप सैंडविच लेके आ सकते हैं। मतलब हर इस तरह से पूरे हफ्ते का आपकी, यदि आज बुधवार है तो आपको मूंग या मूंग से बनी कोई चीज लाना है, आप फिर मूंग के भजिए लाइए या मूंग के चीले लाइए या मूंग की सब्जी, जिस तरह से भी। तो ये एक यदि हम बना देते हैं, इस तरह से हमको प्लान करना चाहिए कि सारे अनाज और सारी सब्जियां उसमें हो। यदि पॉसिबल हो, पेरेंट्स यदि इतने जागरूक कर सकते हैं तो। मैं एक बार पीटीएम ले रही थी और उसमें पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेंट था कि हम जो बनाते हैं बच्चों को पसंद नहीं आता है, बच्चे खाते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं इस तरह से। तो मैंने उनको कुछ तरीके बताए, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। मैंने उनको बताया, मेरा बेटा जब छोटा था उसको सिर्फ डोसा पसंद है, उसको डोसा बना के दो, वो रोटी नहीं खाता था, चावल नहीं, उसको डोसा पसंद था। अभी मैं उसको सिर्फ चावल का डोसा हर रोज तो खिला नहीं सकती, वो डोसा भी सादा, उसको उसके अंदर मसाला वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उसका उपाय ये निकाला था, मैं उसको कलरफुल डोसा खिलाती थी। मैं उसको चने के आटे का डोसा बना के, चावल के आटे का बना के, सूजी का बना के, गेहूं के आटे का बना के, तो मैं जितने अनाज चाहती थी अलग अलग अनाज उसको खिला सकती थी। उसके बाद कलरफुल ऐसे बनाती थी, यदि वो मुझे बोलता है येलो डोसा तो मैं उसके अंदर हल्दी डाल के और उसके अंदर आलू पीस के डालती थी। यदि मुझे बोलता है ग्रीन डोसा तो मैं उसको उसमें कोथमीर और कैप्सिकम डाल के बना के देती थी। यदि मुझे बोलता है रेड डोसा तो मैं उसको टमाटर और बीटरूट होता है उसको पीस के वो उसके डोसे के अंदर बैटर में डाल के बना, तो जैसे कलर का वो डोसा मांगता था मैं उसको देती थी। तो जब पेरेंट्स को मैंने बताया तो पेरेंट्स बड़े खुश हुए, बोलते इस तरीके से तो हम बहुत सारी चीजें बच्चों को खिला सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक आइडियाज हमारी तरफ से भी जाते हैं तो बच्चे मतलब बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है, बच्चे एंजॉय करके, पेरेंट्स भी थोड़े से इनोवेटिव हो जाते हैं कि कुछ नया करे उनको।
सीधा सीधा पराठा देने के बजाय उसको रोल करके उसके अंदर थोड़ा सा कुछ अलग अलग तरह से सब्जियां कुछ डाल के बना के दे तो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा बच्चों के लिए और बच्चे इंटरेस्ट से खाएंगे। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम एज टीचर यदि पेरेंट्स को सिखा दें तो बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा ऐसा बच्चों को भी टारगेट दे सकते हैं कि आपको कल इस तरह से लेके आना है। ठीक है। अभी यदि आपकी तरफ से कोई और क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए, अदरवाइज हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ चले। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है। चलिए, बहुत मजा आया, मैंने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है आज, बहुत सारी चीजें आप लोगों से जानने को मिली। ओके प्रवीण जी। आज मुझे भी बहुत मजा आया मैम। ओके अनीता जी। मैम ऐसे अगर संभव तो कुछ क्वेश्चन हमें भी बना के दे दीजिए, इनको पढ़ने से मौका मिलता है अपने दिमाग को खोलने का। ठीक है अरुण जी। कुछ एक ऐसी लिस्टिंग, तो बीच बीच में टीचर से कुछ डिस्कशन, जब उनकी छोटी छोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब इस जी। टाइप से हेल्प मिल सकती है। जी अरुण जी। थैंक यू। ओके थैंक यू। अनीता जी हम एंड करेंगे अब। जी मैम। वो करना है ना मैम? जी। मार करना। जो मोह माया मान मत से मदन मदर वीर है, जो विपल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारण भव जल्दी के तीर है, वे वंदनीय जीने से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। महावीर भगवान की जय। सभी जय को जिनेंद्र जय सभी जिनेंद्र, को। गुड नाइट। जी अरुण जी। जय जिनेंद्र सभी को।